आपके कंप्यूटर में इनमें से ऑफिस का कोई भी वर्जन है तो आपको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो एक्सेल का यूज़ उस हर जगह पर किया जा सकता है जहाँ भी मैनेजमेंट या अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी काम किया जा रहा हो, जैसे स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने में और फीस मैनेजमेंट में। अगर किसी कंपनी की बात करें तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, सेल परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करने में और डिफरेंट टाइप की बैलेंस शीट बनाने में। तो यदि आप भी यह सभी काम सीखना चाहते हैं और एक्सेल की हेल्प से एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं बिना टाइम को गवाए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। तो यदि आप भी अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है। तो विंडो बटन देखिए कहाँ पर होता है, अल्ट बटन के पास। तो उसके साथ मैंने क्या करा, आर को प्रेस करा, जिससे रन विंडो ओपन होगी। रन विंडो के अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है एक्सेल। अब मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, इससे क्या होगा, एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करूँगा और देखिए एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो चुका है। आप चाहें तो सर्च में जाकर भी एक्सेल को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट मिलती है। तो देखिए यहाँ पर शीट 1 दिखाई दे रही है आपको, शीट 1। अगर आप एक से ज़्यादा शीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए शीट 2 आ गई है। ऐसे आप और भी शीट्स ले सकते हैं यहाँ से। तो इट्स योर चॉइस, आप कितनी शीट लेना चाहते हैं। तो एक्सेल के अंदर आप जो भी काम करते हैं वो शीट में ही करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। एक्सेल शीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही हम एक्सेल वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं और इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ओके, एक्सेल के अंदर अगर आप ऐसे आगे की ओर सेलेक्ट करते हैं, रोज कहलाती हैं। तो ये क्या है, रोज। तो ये जो अगर हम ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सेलेक्ट करके, यह है 1 नंबर की रो और यह है 2 नंबर की रो। ठीक है, यह है 3 नंबर की रो। तो इस तरफ ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब है रोज। ओके, अगर आप ऊपर से ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो कहलाता है कॉलम। ये क्या है, कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। तो ये क्या है, कॉलम्स हैं। ओके, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके वाले एक्सेल के वर्जन में नंबर ऑफ कितनी रोज हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन को कीबोर्ड से दबाना है। CTRL बटन होता है कीबोर्ड पर, उसको दबाना है। उसके साथ आपको डाउन एरो की को दबाना है। जैसे आप डाउन एरो की को दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो देखिए आपके वाले वर्जन में जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं देखिए एक्सेल का 2013 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज दिखाई दे रही है, वो है 10,48,576। हो सकता है आपके वर्जन में कम या ज़्यादा हो, इससे ये डिपेंड करेगा आपके वर्जन के ऊपर। अब अगर मुझे वापस से फर्स्ट वाली रो पर जाना हो तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ अप एरो की को दबाऊंगा। तो जैसे मैं अप एरो की को प्रेस करूंगा तो देखिए मैं 1 नंबर की रो पर आ जाऊंगा। ऐसे अगर आपको लास्ट कॉलम चेक करने के आपके वाले वर्जन में लास्ट कॉलम कितना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो की को दबाना है। तो जैसे आप राइट एरो की दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर XFD तक ये क्या है, कॉलम्स हैं। ओके, अब मुझे शुरुआत में जाना है वापस फर्स्ट कॉलम पर, तो मैं इसके लिए लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ कंट्रोल के साथ। तो ये देखिए शुरुआत में आ गया। तो इस तरह से आप रो एंड कॉलम चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ एक बॉक्स बन गया। इसे बॉक्स नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सेल। एक्सेल के अंदर इसे सेल कहते हैं। तो इस सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो ऊपर से देखिए किस वाले कॉलम में है, ये बी कॉलम में है और इधर से देखिए आप ये 3 रो पर है। तो इसका इस सेल का एड्रेस कहलाएगा B3। अगर मैं यहाँ रखूँ तो कहलाएगा D5। अगर मैं यहाँ रखूँ तो कहलाएगा C8। अगर आप एक साथ काफ़ी सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका देखिए एड्रेस कैसे बनेगा। अब देखिए सेलेक्ट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर सेल के बीच में ले जाऊँगा माउस के पॉइंटर को और बटन दबाकर ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे इस सेलेक्ट किए गए एरिया का एड्रेस निकालना है तो एड्रेस कहलाएगा, कहाँ से स्टार्ट है, बी वाले कॉलम से 3 वाले रो से स्टार्ट है। तो B3 से और G13 तक, B3 से G13 तक, ये इसका एड्रेस कहलाएगा। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ तो अब कहलाएगा ये H2 से H15। ठीक है, इस तरह से इसका एड्रेस हम निकालते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सेल का यूज़ आप अकाउंटिंग में, कैलकुलेशन में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस सेल के अंदर 3 टाइप कर दिया, इधर मैंने आगे बढ़ाया। देखिए आगे बढ़ाने के लिए चाहे तो आप जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, उनका यूज़ कर सकते हैं, या टैब बटन कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो टैब बटन से भी ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको
अगर इसको ऊपर नीचे ले जाना है तो आपको कीबोर्ड पर एरो कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो आप माउस की क्लिक से भी कर सकते हैं, आप माउस से जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर ही सेलेक्ट हो जाएगा, बट मैं कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर राइट की दबाया तो ये आगे बढ़ गया। अब मैं इसमें 5 एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 और 5 का टोटल लगाकर आपको दिखाऊंगा, यानी यहाँ पर मैं सम करूँगा। तो एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है, इज इक्वल टू लगाना है, यानी आप इसे बराबर कहते हैं हिंदी में, तो आपको ये लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, ये सिंबल नहीं लगाएंगे, तो आपका जो भी फॉर्मूला है वो एक टेक्स्ट बनकर रह जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक्सेल में अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, अब मुझे 3 और 5 का टोटल निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिक इस सेल का एड्रेस यहाँ पर लिख गया, देखिए C6 आ गया। चाहे तो आप टाइप भी कर सकते थे खुद से। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है, तो मैंने भी प्लस बटन दबा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं एंटर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक C6 में और D6 में जो भी है उनका ऐड यहाँ पर आ जाएगा, यानी एडिशन देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप एडिशन वगैरह कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, यानी 8 में से मैं देखिए 4 माइनस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 माइनस 8 मैंने यहाँ मुझे शो करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इक्वल लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर मैंने कीबोर्ड से माइनस का साइन लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा और कीबोर्ड से एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। तो ऐसे आप कोई भी अर्थमेटिक सिंबल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे 500 का 5% निकालना हो, 500 का क्या 5% यहाँ पर निकालना है। देखिए निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, इसका किसका 500 का कितना 5%। तो परसेंट निकालने के लिए आपको पहले तो किसका वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया भाई 500 का, फिर इंटू का साइन, फिर कितना मैं बोल रहा हूँ 5%, फिर डिवाइडेड, फिर मैंने लगा दिया 100 और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए 500 का 5% कितना होता है, 25 होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। ये सब काम आप यहाँ पर अगर इसे एज ए बेसिक कैलकुलेशन के रूप में यूज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि इन फॉर्मूलाज का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर में 10th क्लास के लिए, यानी 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ, एक एक्सेल शीट तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट का डेटा को अरेंज करके रखना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास एक पेपर पर एक शीट है जिसमें स्टूडेंट के नाम हैं, उनके रोल नंबर है, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ऐसा टेम्पलेट तैयार करना है जिसमें टोटल मार्क्स आ जाए, उनकी परसेंटेज आ जाए और रिजल्ट शो हो जाए। तो देखिए एक्सेल में इस काम को कैसे करूँगा मैं। तो एक्सेल में इस काम को करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट तैयार कर लूँगा, यानी परफॉर्मा तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या करा, जो ए नंबर का कॉलम है इसमें मैंने लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, फिर है रोल नंबर, फिर हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, सोशल साइंस मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और रिजल्ट। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, देखिए मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है। उसके बाद जो माउस में बीच में व्हील होता है, जो स्क्रॉल व्हील होता है, उसको आपको आगे की ओर बढ़ाना है जिससे जूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है जो कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पर हिंदी मार्क्स लिखा हुआ है जो कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। कॉलम की साइज़ आप चाहें तो मैनुअली एक एक कॉलम की साइज़ बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा आपको दोनों कॉलम के बीच में अपने माउस का पॉइंटर रखना है। उसके बाद आपको माउस का बटन दबा के इसे आगे की ओर बढ़ाना है, इससे क्या होगी, साइज़ बढ़ जाएगी। देखिए कॉलम की साइज़ बढ़ गई, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप एक साथ ही सभी कॉलम की साइज़ को बढ़ा सकते हैं और ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले तो सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है जिन भी कॉलम की आपको साइज़ बढ़ानी है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, होम मेन्यू के अंदर इस फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा तो आप नोटिस करिए ऑटोमेटिक सब सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल बटन दबाया कीबोर्ड से, थोड़ा सा इसे फिट कर दिया ताकि ये एकदम सामने ही रहे हमारे। अब देखिए यहाँ पर है सीरियल नंबर। अब अगर यहाँ पर आप सीरियल नंबर को एंटर करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको बार बार ऐसे 1
2 3 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली सीरियल नंबर चाहते हैं तो आपको केवल 1 और 2 लिखना है, ओनली आपको 1 और 2 लिखना है। उसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद देखिए सेलेक्ट कैसे करते हैं, पहले तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस का पॉइंटर सेल के बिल्कुल बीच में रखना है और उसके बाद आपको नीचे खींचना है। जैसे आप नीचे खींचेंगे तब सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब सेलेक्ट आपने कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस के पॉइंटर को इस कोने पे ले जाएं जहाँ पर आपको छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस कोने पर ले जाना है। उसके बाद आपको अपने माउस का बटन दबाकर फिर नीचे की ओर खींचना है। तो आप जितना नीचे खींचेंगे उतने ही ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आ जाएंगे। तो देखिए 9 तक सीरियल नंबर आ गए। मैं थोड़ा सा एक 10 तक बढ़ा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 तक सीरियल नंबर ले लिए। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या हुआ कि हमें मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा। ऐसे देखिए अगर आपको कहीं पर मंथ लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी लिखा, जनवरी के लिए मैंने लिखा JAN ओनली। अब देखिए आगे के मंथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली चाहिए तो बस आप ऐसे ही कोने पर माउस का पॉइंटर ले जाएं। जब आपका प्लस छोटा प्लस में बदल जाए तब आप माउस के बटन से ऐसे खींच लीजिए, आगे के मंथ्स अपने आप आ जाएंगे। देखिए आ गए। ऐसे अगर आप संडे मंडे कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है तो देखिए वीक डेज को भी आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं लिख देता हूँ पहले पूरा संडे। अब अगर आपको कंटिन्यूसली आगे वीक डेज को प्रिंट करना है तो बस आप सेल को सेलेक्ट करिए, कोने पर माउस का पॉइंटर ले जाइए, छोटा प्लस बदलेगा, फिर खींच लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया। तो इस तरह से आप कहीं पर भी सीरियल नंबर और इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ये आगे का अपने आप आ जाता है, अपने आप फिल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर तो लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम अभी फ़िलहाल मैं A लिख देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर स्टूडेंट का कुछ लिख देता हूँ, मैंने 101 लिख दिया। हिंदी के मार्क्स आएंगे इसमें आएंगे इंग्लिश के मार्क्स, इसमें आएंगे मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स और टोटल मार्क्स। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ टोटल मार्क्स है ना, यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक चाहिए कि यहाँ पर मैं जैसे मार्क्स फीड करूँ हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस के, तो टोटल मार्क्स में अपने आप टोटल लग जाए। तो अगर आप अपने आप टोटल चाहते हैं, आपके पास देखिए एक शीट है, आपके हाथ में एक शीट है जिसमें स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और उसके मार्क्स है। लेकिन टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फीड करने पड़ते अगर ये एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं होता। लेकिन एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेंगे, हम तो केवल मार्क्स को फीड करेंगे, अपने आप यहाँ पर टोटल लग जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी और उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। बस हमें तो एक एक बार इनमें फॉर्मूला पुट करना है। कैसे करना है तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए, ठीक है। तो टोटल निकालना अभी मैंने आपको एक सिंपल तरीके से सिखाया था, प्लस करके दिखाया था ना टोटल निकालना। लेकिन यहाँ पर हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और वो है सम का फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल। मैंने इक्वल लगा दिया। इक्वल लगाते ही फॉर्मूला वार जो यहाँ पर है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद टाइप करना है सम। देखिए मैंने टाइप करा सम, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि आपको टोटल कहाँ से कहाँ तक लगाना है, यानी हिंदी के मार्क्स से लेकर सोशल साइंस के मार्क्स तक का आपको टोटल यहाँ पर शो करना है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। कैसे करा, पहले यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बीच में माउस का पॉइंटर ले जाकर ऐसे खींच रहा हूँ मैं, कोने से नहीं खींच रहा हूँ, कभी भी कोने से नहीं खींचना है। कोने से तब खींचना है जब आपको एक ही फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना है, तभी खींचना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट बीच में से खींचना है, ठीक है। बीच में से हम ऐसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल का एड्रेस भी आ गया D2 से लेकर H2 तक। तो आप चाहें तो टाइप भी कर सकते थे, D2 और H2 तक का टोटल हमें यहाँ पर शो करना है। फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मार्क्स नहीं है। चलिए मैं आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अलग से लगा कर दिखाता हूँ। देखिए नीचे मैंने यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पे लिखा 6। अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों का टोटल चाहिए तो क्या करूँगा, अभी मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले इक्वल, फिर आपको टाइप करना है सम, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर आप चाहे तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करके अभी। तो अब मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस क्या बनेगा, E13। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E13, फिर कोलोन लगाना है आपको शिफ्ट के साथ। देखिए शिफ्ट के साथ आप ये यहाँ पर L के पास सेमी कोलोन और कोलोन होता है, तो मैंने कोलोन यहाँ पर शिफ्ट के साथ दबाया बटन तो कोलोन लग गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, F13। तो F13 लिख दिया। तो फ्रेंड्स इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखने से बेटर मैं आपको जो बता रहा था वो यही है। आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें, लिख कर भी कर सकते हैं बट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 11 आ गया। ऐसे यहाँ पर 0 आ रहा है, अभी यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए
टोटल मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया है। अब इस फॉर्मूले को मैं चाहता हूँ कि नीचे भी अप्लाई हो जाए, मुझे यहाँ पर बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला केवल यहाँ लगाया है। यहाँ पर फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने माउस का पॉइंटर इस छोटे वाले डॉट पर ले जाऊँगा और यहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ाकर ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, फॉर्मूला। यहाँ तक देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया और 0 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने मार्क्स नहीं डाले। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको मार्क्स को एंटर करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक टोटल लग जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक शीट है जिसमें मैं मार्क्स को देखकर एंटर कर रहा हूँ, टोटल अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं सब मार्क्स को एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप नोटिस करिए ऑटोमेटिक टोटल मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, कैसे हो पाया ये, फॉर्मूले की वजह से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रोल नंबर, मैंने दूसरा रोल नंबर डाला आगे का और उसके जो हिंदी के मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और तो देखिए टोटल अपने आप लगता जा रहा है, कितना मेरे लिए काम आसान हो गया है। बस मुझे तो मार्क्स एंटर करने और टोटल अपने आप लग गया है। तो देखिए हुआ ना यहाँ पर हमें बेनिफिट। तो देखिए एक्सेल का यही यूज़ है, एक्सेल टाइम को बहुत बचाता है। और हम इस शीट को सेव करके रख लेंगे, चाहे तो हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं बाद में। अब देखिए यहाँ पर आगे मुझे अगर परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा। परसेंटेज निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। अब आपको एक बात मालूम होगी कि परसेंटेज टोटल पर डिपेंड करती है, तो टोटल किस सेल के अंदर है। फर्स्ट टोटल इस सेल के अंदर है ना, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको डिवाइड का साइन लगाना है। इसके बाद आपके जो मार्क्स है टोटल कितने में से आए, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 500 में से आए। इसके बाद इनटू 100, तो ये क्या है, परसेंटेज निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आपके आउट ऑफ मार्क्स कितने में से आए, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज निकलेगी। तो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स लिए थे और जितने भी मार्क्स हैं मैं 100 में से मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 500 ले लिया। अब मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 71 आ गया है। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ सब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था, इसके लिए जो तरीका बताया था वही इसके लिए भी है। यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ कोने पर माउस का पॉइंटर ले जाऊंगा और नीचे खींच लूंगा, तो मुझे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की परसेंटेज देखिए अपने आप लगती जाएगी। यहाँ पर देखिए रिजल्ट के लिए भी मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ और आगे चल के मैं आपको इसी फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से लगाकर भी दिखाऊंगा। बट अभी देखिए हम यहाँ पर अगर ये रिजल्ट शो कराना चाहते हैं कि 30 तक किसी की परसेंटेज है तो वो पास कहलाए, 30 से कम है तो वो फेल कहलाए। यहाँ ऑटोमेटिक ये डिसाइड हो जाए, 30 से ज़्यादा है तो पास, 30 से कम है तो फेल। क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले इक्वल लगाया, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इक्वल लगा लिया। इक्वल लगाने के बाद मैंने लिखा इफ़, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये जो रिजल्ट है वो परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि जो फर्स्ट परसेंटेज है वो जिस सेल के अंदर है वो यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ एक लॉजिक बनाया कि जो परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 30 के, तो एक कोमा नीचे लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिख दिया पास। ठीक है, फिर मैंने एक कोमा नीचे लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिख दिया फेल। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने बंद कर दिया और एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखिए फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर परसेंटेज इस वाले जो ये कॉलम है, इस कॉलम में जो भी परसेंटेज आएगी, ठीक है, परसेंटेज वाला कॉलम है, इन सेल्स के अंदर जो भी परसेंटेज आएगी, अगर वो परसेंटेज 30 से ज़्यादा हुई या 30 तक भी हुई तो पास प्रिंट करेगा, नहीं तो इससे कम होने पर फेल प्रिंट करेगा। आप फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेना। अब मैं एंटर कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पास आ गया। पास क्यों आ गया, क्योंकि 30 से ज़्यादा है। अब देखिए मैं इसको आगे खींच के सबके लिए अप्लाई कर देता हूँ। देखिए बाकियों के लिए फेल आ रहा है क्योंकि अभी जो यहाँ पर परसेंटेज है वो 0 है, और 0 मतलब 30 से कम, 30 से कम मतलब फेल। अब यहाँ पर देखिए हम आगे और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, तो कुछ इसी तरीके से रिकॉर्ड एंटर होते जाएंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट बनाई है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर मेरे पास एक शीट है, उस शीट में देखकर मेरे को अगर टोटल निकालना पड़ता कैलकुलेटर से या परसेंटेज निकालनी पड़ती तो काफ़ी मेहनत लगती, तो मैंने उसके लिए एक एक्सेल शीट तैयार कर ली है। तो इस तरह से नॉट ओनली इसी काम के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क्स के लिए इस तरह की शीट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको और एग्जांपल देता जाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बाकी के रिकॉर्ड को भी फीड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस शीट के अंदर कंप्लीट एंट्री कर दी है।
अब देखिए यहाँ पर इस शीट को मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा और साथ ही मैं होम टैब या होम मेन्यू का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप अपनी इस टेबल को, मतलब अभी देखिए ये टेबल फॉर्मेट में जो आपको दिखाई दे रहा है डाटा, एक्चुअल में आपको बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रही और बॉर्डर्स नहीं दिखाई देने की वजह से ये प्रॉपर टेबल नहीं लग रहा। ठीक है, तो प्रॉपर टेबल बनाने के लिए इसको, इसके चारों तरफ बॉर्डर्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी शीट में डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट सेल पर रखना है, कोने पे रखना है, जैसे मैंने रख लिया सीरियल नंबर के ऊपर और बीच में माउस का क्लिक करके मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सेलेक्टिंग मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए आपको ये बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, होम टैब के अंदर हूँ मैं और यहाँ पर देखिए ये आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके कोने पर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए ऑल बॉर्डर का आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है और कितना अच्छा लग रहा है ये। आप टेबल पूरा प्रॉपर जैसे टेबल का फॉर्मेट होता है वैसा ही ये हमारी शीट दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे बॉर्डर लगाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही काम हो जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे आपको इसे बोल्ड करना हो, यहाँ पर ये जो हमने रो सेलेक्ट करी ऊपर, इसका जो डेटा है अगर इसे आपको डार्क करना है तो यहाँ से आप बी पर क्लिक कर दें, इससे बोल्ड हो जाएगा। अगर आप तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इटैलिक पर क्लिक कर दें, तिरछा हो जाएगा, बट मैं नहीं कर रहा, वापस मैंने क्लिक करा तो हट गया। आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं कहीं टेक्स्ट के नीचे तो आप सेलेक्ट करके अंडरलाइन लगा सकते हैं, देखिए अंडरलाइन लग गई। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो अंडरलाइन मैं हटा देता हूँ सेलेक्ट करके, तो अंडरलाइन मैंने हटा दी। बाकी कुछ बेसिक ऑप्शन है जैसे कट कॉपी पेस्ट, इन्हें आई थिंक आप जानते होंगे। जैसे अगर आपको कोई डाटा कहीं से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है, जैसे मान लीजिए पहले तो मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जो नेम लिखे हैं इनकी मुझे ज़रूरत है दूसरी जगह पर, तो मैंने नाम्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करा। कॉपी पर क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ भी ले जाना है, जैसे मान लीजिए नीचे रखना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और उसके बाद पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने से क्या होगा, वो नेम कॉपी होकर यहाँ पर आ गए, देखिए आ गए। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कट में क्या होता है कि आप उस डेटा को हटाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ही मैं यहाँ पर नहीं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से कट किया, कट करने के बाद यहाँ पर रखा और यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करते देखो यहाँ पर आ गया। तो कट और कॉपी में एक डिफरेंस है, कॉपी में डेटा वहाँ पर भी रहता है जहाँ से हमने कॉपी करा है, दूसरी जगह पर लाने के लिए आप पेस्ट करेंगे। कट में वो डेटा वहाँ से हट जाता है और दूसरी जगह आ जाता है, और लाने के लिए तो हमें पेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस सही कर देता हूँ। इसके बाद देखिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर, और ये बहुत ही काम आता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इस पर कोई कलर अप्लाई किया। जैसे बैकग्राउंड में कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने येलो कलर अप्लाई किया और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ से बदल सकते हैं। टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, येलो पर ब्लैक अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपने स्टाइल अप्लाई करी है, कलर चेंज करा है बैकग्राउंड का और आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करा है। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक ही रखा है, आपने अगर और कोई अदर कलर रखा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करा है। अब अगर आपको हिंदी मार्क्स में, इंग्लिश मार्क्स में, मतलब इन टेक्स्ट का कलर भी और इनकी स्टाइल भी बिल्कुल ऐसी ही करनी जैसे आपने यहाँ पर करी है। ठीक है, वैसे तो आप इस काम को सेलेक्ट करके भी कर सकते थे, बट देखिए बीच में कहीं पर आपको सेम स्टाइल चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी स्टाइल भी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए जैसी इसकी स्टाइल है। स्टूडेंट नेम के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वही हो, टेक्स्ट का कलर वही हो, साइज़ वही हो, फॉन्ट वही हो, मतलब सब कुछ आपको इसका भी वैसा ही चाहिए। तो आपको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कलर भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो स्टाइल है वो सेम इस पर अप्लाई हो सकती है। कैसे, आपको यहाँ पर रखना है, जो स्टाइल आपको कॉपी करनी है यहाँ रखना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर पर कॉपी करना है और यहाँ आकर बस क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सेम स्टाइल इस पर अप्लाई हो गई। तो इससे टाइम जो है वो बच जाता है। अगर आपको कहीं पर सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, बस आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे डेमो लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम स्टाइल चाहिए तो पहले आपको यहाँ रखना है कर्सर, जिसकी स्टाइल कॉपी करनी है। उसके बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पर स्टाइल अप्लाई करनी है वहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए सेम स्टाइल हो गई। देखिए बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और बोल्ड भी हो गया क्योंकि हमने बोल्ड भी अप्लाई कर रखा था। तो ये चीज़ आप फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से कर सकते हैं और इससे काफ़ी समय बच जाता है जब हम फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं। तो इस ऑप्शन का क्या यूज़ है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह साइज़ वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर लगाना बता दिया, कलर चेंज करना आपको बता दिया, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, जिसे मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो मैं डिफ़ॉल्ट कलर कर देता हूँ वापस, ब्लैक अच्छा लग रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा काम के ऑप्शन है, यह है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट समझाने के लिए देखिए पहले मैं आपको रो की साइज़ बढ़ा के दिखाता हूँ। रो की साइज़ बढ़ानी है तो आपको आपके माउस का पॉइंटर फर्स्ट और सेकंड के बीच में रखना है और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी रो की साइज़ को बढ़ा दिया है, नीचे की तरफ खींचा है दबा के बटन तो रो की साइज़ बढ़ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर से लेकर रिजल्ट तक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस फर्स्ट रो के अंदर, इसे अगर आप मिडिल में करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम के बीच में यानी मिडिल में करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कैसे करेंगे? पहले आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, मिडिल अलाइनमेंट पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए मिडिल पर आ गया। यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद देखिए टॉप पे भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल बॉटम में रख सकते हैं, यहाँ से आप मिडिल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। इनका यूज़ करके दिखाने से पहले मुझे यहाँ पर एक जगह बनानी पड़ेगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो यहाँ पर टाइटल्स लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, तो इस रो के ऊपर मुझे एक नई रो चाहिए, इसके ऊपर एक नई रो चाहिए। तो नई रो इंसर्ट करने के लिए मान लीजिए आपको कहीं रो कॉलम वगैरह इंसर्ट करना हो, ज़रूरत पड़ रही हो बीच में, आपने अपनी टेबल कंप्लीट कर ली उसके बाद, तो कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ये इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एक रो की। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंसर्ट रो, इस पर क्लिक करूँगा। देखिए इंसर्ट रो पर क्लिक करने के बाद आपने देखा यहाँ पर एक नई रो आ गई है। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ से लेकर के तक, ए से लेकर के तक जितने भी कॉलम है इनको आपस में मर्ज कर लूँगा और एक ही को पूरा क्या बना लूँगा? सेल बना लूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद ए से लेकर के तक सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है मर्ज एंड सेंटर, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए एक ही सेल बन चुका है, कंप्लीट एक ही सेल हो गया। अब मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से अलाइनमेंट समझा पाऊँगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में आ रहा है? सेंटर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर लेफ़्ट में हो तो देखिए लेफ़्ट में आ गया। अब अगर आपको सेंटर में लेना है तो आपको फिर से इसी अलाइनमेंट पर यानी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यह है सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक कर दिया। अब अगर राइट में करना चाहते हैं आप तो इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए राइट में आ गया। तो यहाँ से मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ही कुछ ऑप्शन और है जिन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसकी जगह यहाँ पर कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट रिज़ल्ट लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे तिरछा करना हो कहीं, ऐसा कई बार करना पड़ सकता है। देखिए मैं इसे ही करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से सीरियल नंबर से लेकर रिज़ल्ट तक और यहाँ से देखिए मैं ये वाली स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हो गया। देखिए मैं थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बट ये देखिए मेरी शीट में अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको जब इस तरह के एंगल्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एंगल दिए गए हैं, आप जिस भी एंगल पर क्लिक करेंगे उसी हिसाब से ही आपका टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो मैं वापस इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ जेड दबा रहा हूँ मैं, इससे अंडू हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड दबाने से क्या होता है? अंडू होता है। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये अंडू का ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, वो है रैप टेक्स्ट का, और ये काफ़ी काम आता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ एक्सेल ट्यूटोरियल, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एक्सेल ट्यूटोरियल लिखा हुआ है ये आगे चला गया। देखिए मतलब एक सेल में फिक्स नहीं हुआ। अगर आप इसे एक ही सेल के अंदर फिक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक ही सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा। मतलब कई बार जब आप टेक्स्ट लिखेंगे और वो आपको लगता है कि एक ही सेल में फिट नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप रैप टेक्स्ट से फिट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको मर्ज इन सेंटर बता ही दिया, यहाँ पर अप्लाई करके अगर आपको सेल को कहीं मर्ज करना हो तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मर्ज करना हो, आपने ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट एक ही सेल बन चुकी है, यानी रोज को मैंने मर्ज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको करेंसी वगैरह अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसके अंदर। मान लीजिए कि आपने एक सैलरी नाम की फील्ड बनाई हुई है और यहाँ पर सैलरी एंटर की हुई है, जैसे सब मान लीजिए सैलरी है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सैलरी लग नहीं रही, क्योंकि अगर ये अमाउंट अगर आपको एज ए करेंसी शो करना है ना कि वैल्यू, अभी ये 5000 6000 7000 एज ए वैल्यू शो हो रहा है। अगर आप इसे एज ए अमाउंट एज ए करेंसी शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ से आप
अगर डॉलर वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए डॉलर का साइन आ गया है, तो ये डॉलर में शो होने लग गई करेंसी। लेकिन अगर आप इसे इंडियन करेंसी में शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोने पर क्लिक करना है। कोने पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाना है। उसके बाद देखिए आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपको इसके अंदर सिम्बॉल्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको INR ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे INR मिल गया है, तो ये इंडिया की करेंसी होती है, इंडिया की करेंसी INR में होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने INR को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए INR इंडिया की करेंसी आ गई है। इस तरह से आप करेंसी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप परसेंटेज का साइन दिखाना चाहते हैं कहीं भी, तो आप अगर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं आएगा। उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाले इस कॉलम के अंदर ये सभी परसेंटेज है। अगर आप इन्हें सेलेक्ट करके परसेंटेज वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सब यहाँ पर जो कि ये ख़राब हो चुका है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो परसेंटेज कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इनके सामने परसेंटेज का साइन लाना हो, आप ये सोच रहे होंगे इससे आ जाएगा, क्योंकि जब इससे डॉलर का साइन आ सकता है तो इससे परसेंटेज का साइन आ सकता है, बट वो नहीं होगा। तो परसेंटेज का साइन लाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर कहीं भी आपको परसेंटेज का साइन लाना हो तो यहाँ पर सही रहेगा हमारे इस कॉलम में। तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, मतलब डेटा को सेलेक्ट करना है जहाँ भी आपको परसेंटेज का साइन लाना है। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना था, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, देखिए फॉर्मेट सेल्स दिख रहा है आपको, फॉर्मेट सेल्स, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर देखिए मैं कहाँ जाऊँगा, कस्टम के अंदर। देखिए कस्टम में जाऊँगा। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ से 0 सेलेक्ट करूँगा। ध्यान देना आप क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 0 के बाद मुझे यहाँ पर टाइप करना है बैकस्लैश। मुझे यहाँ पर एक बैकस्लैश लगा दिया, ठीक है, बैकस्लैश लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दिया, कीबोर्ड से मैंने परसेंटेज का साइन यहाँ पर लगा दिया, ठीक, और ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ चुका है। लेकिन देखिए कई बार परसेंटेज ऐसी भी होगी 71.02, तो वो ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा चेंजेस करना है। अगर आप आगे पॉइंट में भी दिखाना चाहते हैं तो वापस से हम राइट क्लिक करेंगे डेटा सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से वापस से हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स के अंदर और यहाँ से कस्टम में जाएंगे। ये विंडो ओपन होगी ना, इसके अंदर कस्टम में जाना है। और ये जो हमने परसेंटेज का साइन लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा था, यहाँ पर 0 और जो डिवाइड का साइन लगाया था, तो जो 0 है ना उससे पहले मैं क्या लगा दूंगा 0.00, ठीक है। 0.00 लिखने से क्या होगा, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जो आपको काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस डाटा पर इनको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक डेटा पर यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल में गया और यहाँ से मैंने ग्रेटर देन पर क्लिक करा। ग्रेटर देन पर क्लिक करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर ये कलर जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिसके भी 400 से ज़्यादा मार्क्स है वही हाईलाइट हो, केवल जिसके भी 400 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए 300 से जिनके ज़्यादा हो वही मार्क्स शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर लिया, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट कलर तो देखिए कौन सा आ रहा है, डिफ़ॉल्ट कलर कुछ इस तरह का आ रहा है। तो जिनके भी मार्क्स 400 से ज़्यादा है वो अलग ही दिखने लग जाएंगे, अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। पर अगर आप खुद से कस्टम कलर बनाना चाहते हैं, कलर अपना दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप दोबारा सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएं और यहाँ से हमने ग्रेटर देन पर क्लिक करा और यहाँ से हम 400 तो रखेंगे क्राइटेरिया हमारा। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कलर वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से मैं फिल में जाता हूँ, यहाँ से मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 400 से जिनके भी ज़्यादा मार्क्स हैं वो यहाँ पर शो होने लग गए, हाईलाइट हो गए। तो इस तरह से आप जब कंपनी वगैरह में काम करेंगे और एक्सेल को यूज़ करेंगे कहीं भी, तो ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमें कई बार किसी पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करने की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। तो मैंने आपको टोटल मार्क्स में इसका एक एग्जाम्पल दिखाया है, या आप अपनी रिक्वायरमेंट पर यूज़ कर सकते हैं। जब आपको किसी तरह की ग्रेटर देन वैल्यूज़ को हाईलाइट करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन के बाद लेस देन का ऑप्शन है, तो आप लेस देन से समझ ही गए, जो आप क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि इससे कम वाली वैल्यू शो हो जाए तो इससे कम वाली वैल्यू शो हो जाएंगी, ठीक है। बिटवीन में बीच वाली वैल्यू शो हो जाएंगी। चलिए मैं बिटवीन आपको यूज़ करके दिखाई देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कि जैसा नाम है वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बिटवीन पर क्लिक करा, तो यहाँ पर बिटवीन पर क्लिक करने के बाद हमसे बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक। तो हम बोल रहे हैं कि 300 से जिनके मार्क्स स्टार्ट हो और जिनके मार्क्स 500 के बीच में हो टोटल, केवल वही शो हो। तो मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 300 से ज़्यादा ही है, ये देखिए 118 कम होता है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। बाकी मैंने यहाँ पर 500 तक दे दिया तो सभी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बिटवीन वाली वैल्यूज़ को आप हाईलाइट करवा सकते हैं, तो काफ़ी काम आता है ये वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए इसमें और भी ऑप्शन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें जाता हूँ मैं और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करता हूँ। बट उससे पहले मुझे डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर इसे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से रिजल्ट में जो डेटा है ना, ये पास फेल वाला, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ से मैं टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट एंटर करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि मुझे उस टेक्स्ट को ही हाईलाइट करना है। तो मैंने बोल दिया कि जो पास वाला हो सिर्फ वो ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास लिख दिया और ओके कर दिया। तो जो पास है ना केवल वही हाईलाइट होगा। देखिए, चलिए काम करते हैं कि हम फेल वालों को शो करते हैं, पास वालों को रहने देते हैं। तो हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दोबारा से हम गए यहाँ से, इसमें गए टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में और यहाँ से हम लिख देते हैं फेल। जो फेल हैं केवल वही हाईलाइट हो और यहाँ से उनका कलर चेंज कर देते हैं। कस्टम में जाते हैं, फिल में जाते हैं और यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया, फेल वाला अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अपनी टेबल के डेटा को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डेट के लिए आपके पास कोई सेल रिपोर्ट है जिसके अंदर आप डेट को अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये सिर्फ डेट पर अप्लाई होगा। आप कुछ 2-4 डेट्स को लिखना, उनके ऊपर आप इसको अप्लाई करके देखना, हो जाएगा। उसमें टुमारो यस्टरडे का ऑप्शन आएगा, तो आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं डेट को। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा है, आप समझ जाएंगे जब आप करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसके बाद नेक्स्ट है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को मैं बता देता हूँ। मैं नेम पर अप्लाई करके देख लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पर अभी आप देखना कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है ना, सब एक एक सिंगल वाली लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए मैं जे की जगह दोबारा से ए कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक कलर देखना यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हो गया, कलर चेंज हो गया यहाँ पर और ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो रही है, तो मैं वापस इसे जे कर देता हूँ ताकि ये डुप्लीकेट वैल्यू से बाहर आ जाए। समझ में आ गया आपको? इस तरह से आप अपनी टेबल के अंदर इसको यूज़ करके देखना, काफ़ी काम आता है। ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की ऑप्शन की। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करते जा रहे हैं, तो आप मोबाइल नंबर वाली फील्ड में इसे अप्लाई कर लें, यानी मोबाइल नंबर वाले पूरे कॉलम में इसको अप्लाई कर लें। तो आप एक नंबर को अगर दोबारा गलती से एंटर करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला मोबाइल नंबर पहले ही एंटर किया जा चुका है, तो डुप्लीकेट एंट्री होने से बच जाएगी। देखिए काफ़ी कमाल का ऑप्शन है ना ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसे एक नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप टू बॉटम रूल। तो यहाँ पर टॉप बॉटम में आपको समझ में आ जाएगा, टॉप 10 आइटम्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ये सब आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको टॉप 10 वाला सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से। यहाँ से मैं देखिए टॉप 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जिनके भी मार्क्स टॉप 10 के अंदर आते हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पर गया और टॉप 10 आइटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए टॉप 10 सभी सेलेक्ट हो गए, क्योंकि देखिए टोटली 10 डाटा है मेरे पास, इसलिए सभी सेलेक्ट हो गए। तो थोड़ा सा कम करते हैं हम। तो मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें गया, यहाँ से मैं अब की बार टॉप 5 करूँगा, ओके कर दिया। तो देखिए केवल टॉप 5 ही सेलेक्ट हुए। देखिए तो इस तरह से आप यहाँ से जैसा लिखा हुआ है वैसे ही काम होगा। तो एक बार आप अप्लाई करके देखना, एक टेबल बना लेना, उसमें डेटा एंटर कर लेना और यहाँ से आप देखना अप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर डेटा बार्स का। तो यहाँ से मैं टोटल मार्क्स को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं डेटा बार्स के अंदर और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे क्या है ग्राफिकल बार्स हैं जो कि ये प्रेजेंट करेंगे कि आपका जो डेटा है वो बार्स के हिसाब से सेट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे डिफ़ॉल्ट में या फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। तो देखिए जितने कम मार्क्स हैं टोटल मार्क्स, उतना ही यहाँ पर देखिए बार्स जो है वो कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप अपने डेटा को ऐसे बार्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी बार्स को लगा कर देखना, काफ़ी कमाल की बार्स आ जाती हैं यहाँ से। कलर भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप चाहें तो कलर, देखिए कुछ अलग अलग तरह के कलर्स हैं, आप यहाँ से बदल सकते हैं। कलर काफ़ी तरह के हैं। आप चाहें तो यहाँ से आइकन सेट्स के थ्रू आइकन्स लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए कलर के साथ आइकन भी आ रहे हैं। तो जितना कम मार्क्स हैं उतने देखिए सिग्नल्स जो है वो कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे आइकन्स वगैरह भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले इस ऑप्शन को यूज़ करके देखना अपनी टेबल पर, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ फॉर्मेट एज ए टेबल पर। इसके थ्रू आप अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पहले से बनी हुई डिज़ाइंस हैं जो टेबल पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से डिज़ाइन करें। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से प्री डिफाइंड क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर अपनी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज ए टेबल में जाना है और यहाँ से आप कोई सी भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपकी टेबल बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल की स्टाइल को बदल सकते हैं। अब सेल किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, केवल आप जब एक किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल कहलाता है। तो यहाँ से मैं जहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सेल स्टाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे देखिए काफ़ी सारी सेल की स्टाइल मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल को सेलेक्ट करूँगा तो वैसे ही मेरी सेल हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए सेल की स्टाइल कुछ ऐसी हो गई। तो यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड आपको सेल की स्टाइल मिल जाएगी जिन्हें आप अपनी सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो काम का ऑप्शन है वो है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में अभी मैंने जैसा कि रो को इंसर्ट करके आपको दिखाया था, ऐसे आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बीच में कोई नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको एक कॉलम इंसर्ट। जैसे मैंने कॉलम यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, एक पूरी नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कहीं एक सेल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करना है। अभी आपसे पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन होगी, इसके अंदर पूछा जाएगा कि आपको सेल कहाँ चाहिए, डाउन में चाहिए, आपको रो एंटायर रो में चाहिए, कहाँ चाहिए। तो मैंने बोल दिया भाई शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके किया। तो यहाँ पर देखिए मेरा नंबर आगे खसक गया और यहाँ पर एक सेल आ गई। ठीक है, इस तरह से आप एक नई सेल इंसर्ट कर सकते हैं और ये इंसर्ट ऑप्शन आपको रो, कॉलम, सेल और शीट को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। अब मान लीजिए जो आपने यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करा है इसे डिलीट करना है, आपको बीच में से कोई कॉलम डिलीट करना हो, चाहे ब्लैंक हो चाहे भरा हुआ हो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो उसके लिए आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। डिलीट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डिलीट सेल, किसी आपको एक ही सेल को डिलीट करना है, पूरी रो को डिलीट करना है या कॉलम को करना है। फिलहाल तो मुझे कॉलम को करना है तो मैंने यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करा तो देखिए वो कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, बाकी का काम आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जैसा कॉलम ने किया वैसे रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट शीट पर क्लिक करने से पूरी शीट डिलीट हो जाएगी जो कि मुझे अभी नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मेट का, और फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन बताया था कॉलम के अंदर ऑटो फिट का। ऑटो फिट से क्या हुआ था, ये पूरा कॉलम पूरा फिट हो गया था। ठीक है, ये सारे कॉलम्स फिट हो गए थे और उसके अंदर का टेक्स्ट भी फिट हो गया था। तो चलिए मैं दूसरी शीट पर जाकर आपको कुछ और ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। अगर मुझे रो की हाइट बढ़ानी है तो दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो बढ़ा ही सकता हूँ। ऐसे मैं कॉलम की हाइट यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, बट मैं इन अंदर के जो ऑप्शन है इनसे भी बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं अगर रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने रो हाइट पर क्लिक करा और यहाँ से मुझे जितनी हाइट बढ़ानी है उतना एंटर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से 30 एंटर किया और ओके पर क्लिक करा ना, तो देखिए थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। तो ऐसे ही सेम ये काम कॉलम के लिए भी किया जाएगा। कॉलम विड्थ में जाएंगे आप, कॉलम विड्थ जितनी एंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 15 एंटर कर दिया तो देखना 15 हो गया। तो जो सेलेक्टेड है केवल वहीं कॉलम की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वापस अगर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ पर क्लिक करते हैं तो जैसा शुरुआत में था वैसा ही हो जाएगा। ऐसे अगर आप डिफ़ॉल्ट रो पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही शुरुआत में रो थी वैसी हो जाएगी। तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको रो को हाइड करना है, कॉलम को करना है, शीट को करना है। तो मैंने बोला रो को करना है। तो देखिए सैलरी लिखा था ना वो हाइड हो गया। वापस लाना है, इसी में जाऊँगा और यहाँ से मैं अनहाइड रो पर क्लिक करूँगा। तो आप चाहें तो शीट को अनहाइड कर सकते हैं। शीट किसे कहते हैं, देखिए शीट 1 2 3, इसे भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। देखिए करके दिखाई देता हूँ मैं। ये क्या, मैंने शीट हाइड शीट पर क्लिक, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर की शीट जो है वो हाइड हो चुकी है, इसमें है बट वो दिखाई नहीं दे रही। तो वापस लाना हो तो फॉर्मेट में जाएंगे आप, हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ से अनहाइड शीट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए शीट आ चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है
रीनेम शीट का, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए जो सीट सेलेक्ट है वो आपको रीनेम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मतलब आप इन शीट का नाम भी रख सकते हैं, ये शीट 1 शीट 2 की जगह आप इन शीट को नाम दे सकते हैं। जैसे देखिए शीट 1 पर क्या है, ये मेरे पास स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो मुझे ऐसे देखने पे पता नहीं लग रहा। अगर मैं शीट 2 पर हूँ और बहुत सारी मैंने यहाँ पर शीट ले रखी, मुझे ये पता नहीं लगेगा कि किस काम के लिए बनी हुई शीट है, तो मैं यहाँ पर इन्हें नाम दे सकता हूँ ताकि देख के पता लग जाए कि भाई ये जो शीट नंबर 1 है ना, ये स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो इसे मैं रीनेम कर सकता हूँ। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं शीट को, और एक आप इसी शीट पर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो आपको यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपनी शीट को नाम दे सकते हैं। मैं स्टूडेंट रिजल्ट दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको नाम स्टूडेंट रिजल्ट दे दिया। अब देखिए देखने मात्र से पता लग रहा है कि ये स्टूडेंट रिजल्ट वाली शीट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर, वो है मूव और कॉपी शीट। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं कुछ डेटा को लेकर आता हूँ पहले। अब इस डेटा को मुझे मान लो एक नई शीट में भेजना हो तो कैसे भेज सकता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट के अंदर, वो है मूव और कॉपी शीट। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद कौन सी शीट का डाटा, मैंने बोला भाई शीट 2 का डाटा, शीट 2 का डाटा कहाँ भेज दो, तो यहाँ तो मैं यहाँ से एक न्यू वर्कबुक में भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यू बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा देखिए एक नई एक्सेल शीट में आ गया है। तो देखिए 2 एक्सेल हो गया, एक एक्सेल तो ये रहा, ठीक है, वहाँ से हट जाएगा, उस शीट में से हट जाएगा और ये पूरी शीट देखिए यहाँ से शीट नंबर 2 हट गई है और शीट नंबर 2 एक दूसरी एक्सेल में चली गई है, देखिए यहाँ पर आ गया। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आप शीट को मूव कर सकते हैं एक नई शीट के अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। अब ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब क्या है, फॉर्मूलेज हैं। इनमें से मैंने आपको सम वाला फॉर्मूला लगाना सिखा दिया है। जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था ना अभी 3, 5, 4, इनको ऐड करने के लिए सम फॉर्मूला लगाया था। तो वही सम फॉर्मूला हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा और हम एंटर कर देंगे, बस अपने आप टोटल आ जाएगा, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमें खुद से टाइप कर लगाना आना चाहिए, वो बहुत काम आता है। तो यहाँ से ऑटो सम से आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसे यहाँ पर और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे एवरेज। अब आपको इन सब का एवरेज निकालना हो, मान लो यहाँ पर एवरेज निकालना हो तो यहाँ पर आप एवरेज पर क्लिक कर दें, एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए यहाँ पर एवरेज निकल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ काउंट नंबर्स। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये टोटल जितने भी नंबर हैं इन्हें काउंट कर लेगा। काउंट का मतलब टोटल नहीं है, काउंट का मतलब क्या है, जितने नंबर लिखे हुए हैं उन्हें काउंटिंग कर लेगा। यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ तो इसने देखिए काउंटिंग कर ली। तो यहाँ पर 5 कैसे आया, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है ना, तो इसने यहाँ पर रिजल्ट कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे आपको और दिखाता हूँ, आगे रख रहा हूँ मैं एक ही लाइन में सारे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इन नंबर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैक्स पर तो 12 है ना, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू देखना 12 आ जाएगा आंसर। पहले तो फॉर्मूला लगा, उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए 12 आ गया। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी किससे, अगर मैं मिनी पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने मिनी पर क्लिक किया तो फॉर्मूला लगा नहीं, फॉर्मूला लगने के लिए सेलेक्ट हुआ और मैंने एंटर किया कीबोर्ड से तो 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 3 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू थी इनमें से। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल। फिल का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल। अब मान लो यहाँ पर और कुछ भी लिखा हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर जो आपने लिखा है इसको आपको आगे फिल करना है या ऊपर करना है या नीचे करना है या राइट में करना है, तो जहाँ भी फिल करना है आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल में जाना है और यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना है, तो देखिए राइट में फिल हो गया। अगर आपको ये दोनों नीचे फिल करना है तो यहाँ से आप पहले सेलेक्ट करो और नीचे भी सेलेक्ट करना है, आपको जहाँ फिल करना है वहाँ नीचे भी सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देना, तो देखिए डाउन में फिल हो गया। तो ये देखिए कहाँ काम आता है, जब आपको डेटा सेम डेटा अगर आपको दूसरी जगह भी आसपास ही फिल करना हो तो बस आपको आगे सेलेक्ट कर लेना। जैसे देखिए इस पूरी लाइन को मुझे इसके नीचे फिल करना हो तो क्या करा, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा, साथ में नीचे भी सेलेक्ट करा, क्योंकि अगर नीचे फिल करना है तो नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक खाली। फिर मैंने फिल पर क्लिक करा और यहाँ से डाउन पर क्लिक कर दिया, तो देखिए डाउन में भी सेम फिल हो गया। इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक क्लियर। क्लियर से आप पूरा फॉर्मेटिंग आपने जो करी है वो
क्लियर कर सकते हैं, कमेंट वगैरह आपने लगा रखे हैं, हाइपरलिंक लगा रखे हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे चल के लगाना सिखाऊंगा, तब आप क्लियर करना भी सीख जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने इसे कोई जैसे बोल्ड कर रखा है, कलर लगा रखा है, इन सबको आपको रिमूव करना हो, बिल्कुल शुरुआत में जैसा था वैसा करना हो, तो आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर में जाना है। क्लियर में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डेकोरेशन किया था वो सब हट जाएगा, जैसा आपका बिल्कुल शुरू में था वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर। इस ऑप्शन को अप्लाई करके दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। तो मान लीजिए ये कोई नेम है, जैसे ए से, सी से, एफ से, आर से, ई से, डी से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर कोई नेम है। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि नेम को ए से लेकर जेड में अरेंज करना, मतलब ए टू जेड आपके नेम अरेंज हो जाए, मतलब ए के बाद बी वाला नाम आए, बी के बाद सी वाला नाम आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर वाले इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक करना है। बट पहले आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो नाम्स को सेलेक्ट करना है जिन्हें आपको ए टू जेड ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करा और यहाँ से ए टू जेड पर क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली करंट सिलेक्शन, इसे सेलेक्ट करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देखिए ए के बाद सी, सी के बाद डी, ई, एफ, आर जम गया, पहले ऐसा नहीं था। तो इस तरह से आप ए टू जेड ऑर्डर में अपने नेम को अरेंज कर सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप जेड टू ए सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यूसली विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करिए। तो ये देखिए जेड टू एड ऑर्डर में जम गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा काम का है, वो है हमारा फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर बताता हूँ मैं आपको। तो फ़िल्टर लगाने के लिए मुझे वापस से अपने इस स्टूडेंट रिजल्ट वाली टेबल पे जाना है और यहाँ से मैं शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ से फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पर क्लिक करते आप ये नोटिस करना कि यहाँ पर देखिए इस तरह से फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। ये पहले नहीं आ रहा था, ये फ़िल्टर की वजह से आया। अब आप ये देखिए कि फ़िल्टर आपको कैसे हेल्प करेगा डेटा को फ़िल्टर करने में। अब मान लीजिए आपको टोटल मार्क्स के अंदर ये देखना है कि वो स्टूडेंट कौन से हैं जिनके मार्क्स 300 से ज़्यादा है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे हम टोटल मार्क्स के इस फिल्टर में और यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है नंबर फिल्टर्स, आपको इसमें जाना है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। तो देखिए यहाँ पर जब ब्लैंक आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, टोटल मार्क्स 400 से ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर 400 टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक करा। तो केवल 2 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 400 से ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पर शो गए। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा में से आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं और केवल उसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब वापस से अगर आप सभी डेटा को देखना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें, ओके करें, पूरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप काफ़ी तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखिए आपको और तरीके से फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब रिज़ल्ट पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, पास और फेल। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट फेल है। तो मैंने यहाँ पर फेल को सेलेक्ट रहने दिया, सेलेक्ट ऑल हटाया। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट ऑल हटाया, फेल को सेलेक्ट रहने दिया और ओके कर दिया। तो केवल जो स्टूडेंट फेल होंगे ना, वही स्टूडेंट दिखाई दे जाएगा और मुझे केवल उनका प्रिंट निकालना है जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास तो सारे स्टूडेंट मिक्स हैं, पास भी और फेल भी। तो उससे पहले मुझे फ़िल्टर ऑप्शन के थ्रू यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाकर फेल को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो केवल फेल स्टूडेंट सामने आएंगे। मेरे इस रिकॉर्ड में केवल एक ही स्टूडेंट फेल था। अब मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो केवल पास स्टूडेंट का प्रिंट करना है कि जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं। सेलेक्ट ऑल हटाऊँगा, यहाँ से पास पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो केवल जो स्टूडेंट पास है उनका लिस्ट सामने आ जाएगी, मैं केवल उन्हें प्रिंट कर सकता हूँ या मैं उनके अलग से टेबल बना के सेव करके रख सकता हूँ। तो आई थिंक आपको फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ समझ में आ गया होगा कि डाटा को अलग अलग तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए परसेंटेज में से देखते हैं हम, परसेंटेज में से हम सेलेक्ट ऑल हटाते हैं और जिनकी भी परसेंटेज 81.40% है वही सेलेक्ट करते हैं, तो केवल वही डेटा सामने आएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करते हैं, वापस सभी डाटा सामने आ जाएगा। इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, वो है फाइंड। फाइंड की हेल्प से आप अपनी शीट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढ सकते हैं कि वो डेटा आपने कहाँ पर फीड किया हुआ है या वो नेम आपने कहाँ पर फीड किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए स्टूडेंट नेम के अंदर मैंने कहीं पर कोई नेम लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ अंकित। अब मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने अंकित कहाँ लिखा हुआ है,
और ये काफ़ी बड़ी टेबल है, तो इसके अंदर मुझे अंकित फाइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ फाइंड व्हाट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा अंकित ANKIT और यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करा तो इसने देखिए इस सेल को सेलेक्ट कर दिया। इट मीन्स ये बोल रहा है कि यहाँ पर अंकित लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, वो है रिप्लेस। रिप्लेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं एक नए वर्ड से। जैसे देखिए जहाँ पर ये मार्क्स 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 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो नंबर 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 कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे मार्क्स की जगह नंबर करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर रिप्लेस में गया। रिप्लेस में जाने के बाद मैंने ये बोला कि जहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, तो यानी ऊपर वो वर्ड लिखना है जिसे बदलना है, मार्क्स लिख दिया, और नीचे वो वर्ड लिखना है जिससे बदलना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर। और मैंने बोला रिप्लेस ऑल, कि जहाँ पर भी मार्क्स है वहाँ पर नंबर हो जाए। तो देखिए आप, जहाँ पर भी मार्क्स था वहाँ पर क्या हो गए, नंबर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कहीं पर भी एक साथ रिप्लेस करना हो किसी नए वर्ड को तो आप कर सकते हैं। तो मैं वापस Ctrl Z दबाकर यानी अंडू कर दूंगा, जिससे वापस से पहले जैसा हो जाए। इसके बाद देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है गो टू, और गो टू में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नाम से पता लग रहा है गो टू। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं तो आप गो टू की हेल्प से कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं स्पेशल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं कमेंट लगा रखा है तो आप कमेंट पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अभी कमेंट लगाना मैंने आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं आपको इस ऑप्शन का यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ से देखिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, वह है लास्ट सेल। इसको आप समझ पाएंगे। बाकी जब आप और अदर एक्सेल में ऑप्शन सीख जाएंगे यूज़ करना, तब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ से लास्ट सेल सेलेक्ट कर लिया और अभी देखिए मैं फर्स्ट सेल पर हूँ, यानी सीरियल नंबर पर हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो मैं देखिए लास्ट सेल पर आ गया। यहाँ पर जो भी सामने डिस्प्ले हो रहा था उसमें लास्ट सेल पर मैं चला गया। वैसे गो टू ऑप्शन का यूज़ करके काफ़ी सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें और भी कई चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो हम इस वीडियो में आगे चल के सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाकी के ऑप्शन मैं आपको तभी इसके अंदर समझा पाऊंगा जब मैं आपको एक्सेल थोड़ा और आगे सिखा दूंगा। तो फिलहाल अभी हम फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर केवल इतना ही रखते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए होम मेन्यू के अंदर सभी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू सिखाना स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, वो है पाइवट टेबल। और पाइवट टेबल को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जाम्पल बना लिया है, और इस शीट का डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए पाइवट टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, यानी वहाँ पर आप एक्सेल का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप की शीट हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल की हेल्प से कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक टेबल है और इसमें देखिए ये सब फील्ड्स हैं, सेलर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और सेल। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूं जिसमें प्रोडक्ट नेम के साथ कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ये पता लग जाए और टोटल सेल अमाउंट मेरे सामने आ जाए और मैं उसका प्रिंट निकाल लूँ, तो मतलब एक कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। और जो मेरे पास ये मेन टेबल है इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता मैं, तो उस काम को मैं पाइवट टेबल की हेल्प से कर सकता हूँ। कैसे, देखिए मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। तो चलिए पाइवट टेबल को यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, यानी इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। कुल मिला के यहाँ पर मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पाइवट टेबल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, यानी अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। इससे एक बेनिफिट होगा कि ये जो टेबल है जिस शीट के अंदर है उस शीट में कोई चेंजेस नहीं होगा, अलग से एक नई शीट बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए शीट 5 ऑटोमेटिक आ गया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सभी फील्ड्स दिखाई दे जाएंगी जो आपकी टेबल में थी। ओके, अब आपको ये देखना है कि आपको रिपोर्ट किन फील्ड्स के साथ बनानी है। जैसे मैंने बोला मुझे ये रिपोर्ट तैयार करना है कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए और टोटल सेल अमाउंट मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, इसके बाद क्वांटिटी और टोटल सेल। तो देखिए यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक अलग से टेबल बन गई है और इसके अंदर मुझे क्या मिल गया है, कौन से प्रोडक्ट सेल हुए,
कितनी उनकी क्वांटिटी सेल हुई है, साथ में मेरे को यहाँ पर लास्ट में देखिए टोटल सेल अमाउंट भी मिल गया कि इतने का माल टोटल सेल हुआ है, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। तो मैंने कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार कर ली। अब मैं इस रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकता हूँ। तो जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे ना, तो आपके पास भी डिफरेंट टाइप की शीट होगी। उस शीट से भी आपको कुछ इसी तरीके से क्या करना होगा, रिपोर्ट को तैयार करना होगा। तो रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आप पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मेरे पास यही फील्ड्स थी, तो मैंने आपको ऐसे बनाकर दिखा दिया। तो जब आपके पास डिफरेंट टाइप की कोई शीट हो जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा हो, तो आप ऐसे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप नीचे नोटिस करिएगा इस जगह पर, यहाँ पर फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें भी टेक्स्ट से रिलेटेड फील्ड हो, जिसमें भी टेक्स्ट हो, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम में क्या है, टेक्स्ट, उसको आप हमेशा रोज में रखिए। देखिए मैं आपको एक बार और बताता हूँ, पाइवट टेबल बनाकर आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से मैंने सभी जो टिक मार्क्स थे इनको हटा दिया। अब देखिए प्रोडक्ट नेम में क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट वाली इस फील्ड को मुझे ड्रैग करके कहाँ छोड़ना है, इसके अंदर, रोज के अंदर। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी, जिसमें भी वैल्यूज़ हो, वैल्यूज़ वाली फील्ड हो, जिसमें भी आपने कोई नंबर्स वगैरह डाला हो, उसको आपको वैल्यूज़ में छोड़ना है। तो यहाँ से मैंने क्वांटिटी को वैल्यूज़ में छोड़ा, और यहाँ से मैं सेल को भी वैल्यूज़ में छोड़ूंगा, क्योंकि सेल में भी क्या है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो भी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन मान लो वो नहीं ले पाए, तो आप ऐसे इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को हम सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शीट 5 है, शीट 5 को मैं रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक दूंगा तो आप भी इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ पाइवट टेबल। ओके, पाइवट टेबल मैंने इसको नाम दे दिया है। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लो तो आप समझ जाना इस वाले टैब के अंदर, यानी शीट के अंदर पाइवट टेबल बनी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, तो ये यहाँ पर कुछ बनी बनाई पाइवट टेबल आपको रिकमेंड करेगा, बट हम खुद से बनाना सीख गए तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है टेबल। टेबल ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा काम का ऑप्शन है। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर शीट नंबर 3 पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर रेट है, यहाँ पर टोटल है। थोड़ा सा मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसे सेंटर में कर दिया और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर रेट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं रेट डालूँ या क्वांटिटी डालूँ तो यहाँ पर टोटल में ऑटोमेटिक क्या हो जाए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए रेट से, और यहाँ पर टोटल आ जाए, यानी टोटल अमाउंट है। ये एक्चुअल में क्या है, टोटल अमाउंट, AMT लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए B2 इंटू C2, यानी B2 में जो भी है वो C2 से मल्टीप्लाई हो जाए या आ जाए। अब अगर मैं देखिए यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नाम डाला, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाली, और यहाँ पर मैंने रेट डाली, और जैसे टैब दबाया ना, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर हम जैसे डेटा एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने आप अप्लाई नहीं हो रहा। या तो हम फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा अप्लाई करें, या फिर हम यहाँ से खींच के यहाँ तक फॉर्मूला लेकर आएँ, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। बट अगर हम इसको जो नॉर्मल यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसे टेबल में बदल लें, तो फिर ये काम अपने आप होता रहेगा, सभी फॉर्मूले अपने आप अप्लाई होते रहेंगे। कैसे, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेबल पर क्लिक कर देते हैं। बस हमें हमारे डाटा को सेलेक्ट करके टेबल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो देखिए टेबल में बदल गया। अब बेनिफिट समझिए, बेनिफिट क्या हुआ इससे। पहले जब मैंने डेटा एंटर किया था तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट था ना वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखिए अपने आप आ जाएगा। मैं जैसे यहाँ पर B लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी क्वांटिटी डालता हूँ, जैसे मैंने 200 यहाँ 300 डाल देता हूँ, 300 डाला, यहाँ पर मैं 5 डालता हूँ। जैसे ही मैंने टैप बटन दबाया ना कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1500। तो ये क्यों संभव हो पाया है, ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हमने नॉर्मल जो टेबल का फॉर्मेट था उसे एक्चुअल टेबल फॉर्मेट में बदल दिया है। वो तो क्या था, सिर्फ एक्सेल के अंदर हमने डेटा को फीड कर रखा था। अब जो ये हमने बनाया ना, डिज़ाइन किया है, यहाँ पर ये टेबल है। तो इसको अगर हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर फॉर्मूले अपने आप आगे से आगे काम करते रहते हैं, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें बार बार ड्रैग करके ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस ऑप्शन से क्या होता है। तो आप चाहें तो टेबल में बदल के रख सकते हैं और आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको टेबल में बदल लिया है और मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि यहाँ पर मैंने टेबल को सिखाया था। यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल टेबल। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, ये जो ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब ऑप्शन मैंने आपको अपने MS वर्ड वाले वीडियो में डिटेल में सिखा दिए हैं।
वैसे तो सब बेसिक ऑप्शन है। देखिए पिक्चर ऑप्शन से आप कोई भी यहाँ पर इमेज लेकर आ सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर से आप कोई ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। शेप के अंदर देखिए आपको काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती है ड्रॉ करने के लिए, अगर आपको कहीं पर कोई शेप ड्रॉ करनी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देखिए एक सर्कल बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं शेप के अंदर से। कलर वगैरह चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक फॉर्मेट मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। तो आप मेरा MS वर्ड के अंदर फॉर्मेट मेन्यू वाला कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेट मेन्यू समझाया है। तो जो ऑप्शन MS वर्ड में मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं उन्हें मैं एक्सेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, आप MS वर्ड से सीख लें। यहाँ पर मैं एक्सेल में जो है जो MS वर्ड में नहीं है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप फॉर्मेट मेन्यू के सभी ऑप्शन मेरे MS वर्ड वाले वीडियो से सीख सकते हैं। मैंने काफ़ी समय पहले MS वर्ड पर वीडियो बना दिया था। तो फ्रेंड्स ये सब ऑप्शन आई होप आप सीख लेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चार्ट बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट को, जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है उसे अगर हम चार्ट के साथ डिस्प्ले करते हैं, चार्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कंपनीज़ में इसकी डिमांड काफ़ी होती है, इसलिए आपको चार्ट को बनाना आना चाहिए। तो देखिए चार्ट बनाकर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो ये मेन टेबल बनाई थी ना, इसके साथ ही मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लें। जो पायोट टेबल के लिए मैंने एग्जांपल तैयार करा था ना, वही वाली टेबल है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी तरह के चार्ट बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपको कोई भी एक टाइप का चार्ट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ये बार वाला 2D कॉलम वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें जो डेटा इस टेबल में था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट बनकर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो है USB फैन की। तो USB फैन के अंदर जाके देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 4,20,000 की सेल हुई है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में भी सबसे ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए हमने क्या करा, यह जो यहाँ पर डेटा है इस टेबल के अंदर, इस डेटा के लिए हमने एक चार्ट तैयार कर लिया। और चार्ट को देखने से जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है। तो चार्ट वगैरह की भी कंपनी में काफ़ी डिमांड होती है, तो आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चार्ट आप कहाँ से बना सकते हैं, इंसर्ट में आपको काफ़ी तरह के चार्ट बनाने के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आपको एक टाइप का और कोई सा चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ। इस बार मैं यहाँ से देखिए इस तरह का बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का चार्ट बना दिया। तो ऐसे आप काफ़ी तरह के चार्ट्स यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट के अंदर जाना है आपको और यहाँ पर आपको चार्ट्स का ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्लाइसर। और स्लाइसर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में से डेटा को बहुत ही ज़्यादा फास्ट फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपको अपनी मेन टेबल में से डेटा की एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और यानी आपको पाइवट टेबल का यूज़ करके एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। तो इसी एग्जांपल में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से मैंने एक पाइवट टेबल क्रिएट करी थी। देखिए यहाँ पर है वो टेबल, और इसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर स्लाइसर पर क्लिक करा। जैसे स्लाइसर पर क्लिक करा तो अलग से एक विंडो ओपन होगी। अब आपको किस फील्ड के लिए स्लाइसर चाहिए, जैसे मैं बार बार प्राइस चेक करना चाहता हूँ और सेल चेक करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट का नाम आ जाए, बस ये 3 चीज़ें मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने तीनों को टिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद ओके करा। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे 3 अलग अलग विंडो मिल गई है। तो मैं इन्हें अरेंज कर लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ से आप इसे छोटा वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, और साइड में से पहले सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे देखिए यहाँ पर स्लाइसर की हेल्प से मुझे यहाँ पर 3 ये अलग विंडो मिली हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट समझिए। यहाँ पर सभी डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे देखना है कि कूलिंग पैड कितने सेल हुए। मान लीजिए ये जो लिस्ट है काफ़ी बड़ी होती, और मुझे केवल ये चेक करना है कि कूलिंग पैड कितने सेल हुए। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक फिल्टर करके इसने मुझे बता दिया कूलिंग पैड की जो क्वांटिटी है वो इतने सेल हुए। अब मुझे एक साथ देखना है कूलिंग पैड और कीबोर्ड कितने सेल हुए। मैं कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबा के रखूँगा और यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये बता देगा अच्छा कूलिंग पैड और कीबोर्ड इतने सेल हुए। इसके बाद अगर मुझे फ़िल्टर हटाना है तो यहाँ पर देखिए क्रॉस दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सभी डाटा एक साथ शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसर से अलग अलग स्लाइसर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट वाइज स्लाइसर बन जाएगा। तो ऐसे आप स्लाइसर अपनी वाली टेबल पर बनाकर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्लाइसर के अंदर एक और ऐड कर लेता हूँ। देखिए स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ मैं वापस, पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्लाइसर पे जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलर नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए इसे मैं छोटा कर देता हूँ, साइड में सेट कर देता हूँ, आपको और अच्छे से स्लाइसर का यूज़ समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि जो ए नाम का सेलर है इसने कितना प्रोडक्ट सेल करे। तो मैंने इस पर जस्ट क्लिक करा, पता लग गया ए ने
कीबोर्ड सेल करें वो भी 500 विथ क्वांटिटी, मुझे यहाँ पर पता लग गया। मैं देखना चाहता हूँ बी ने कितने सेल करें। मान लीजिए बी कोई नाम है, तो यहाँ पर पता लग गया कि बी ने माउस सेल करें 300। तो फ्रेंड्स स्लाइसर की हेल्प से आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक बहुत बड़ी टेबल में से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर हटाना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सभी डाटा एक साथ शो हो जाएगा। आई होप आपको स्लाइसर का यूज़ समझ में आ गया हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है यहाँ पर टाइमलाइन। और टाइमलाइन का यूज़ करके दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अलग से टेबल बनाई हुई है, यानी एक नया एग्जाम्पल तैयार किया हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टाइमलाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी टेबल के अंदर एक ऐसी फील्ड होना चाहिए जिसमें डेट की एंट्री हो, मतलब डेट से रिलेटेड कोई काम किया हो आपने। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से एक एग्जांपल बनाया। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेट एंटर कर लिए, मतलब एक कॉलिंग रिपोर्ट मैंने यहाँ पर तैयार करी है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉल्स हैं कि इस डेट को कितनी कॉल की गई है। अब देखिए टाइमलाइन को यूज़ करने से पहले आपको इस डेटा की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम पाइवट टेबल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइवट टेबल पर क्लिक करा, ठीक है, और उसके बाद मैंने न्यू वर्कशीट पर क्लिक करा। जैसे इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डेट और नंबर ऑफ कॉल इन्हें एंटर कर लेना है, यानी इन्हें हमने सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल की हेल्प से हमने एक नई रिपोर्ट तैयार कर ली है, ये पाइवट टेबल की हेल्प से करी। अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू में जाकर, किस पर, टाइमलाइन पर, तभी टाइमलाइन वाला ऑप्शन काम करेगा। आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले एक ऐसी टेबल आपके पास होनी चाहिए जिसमें डेट की एंट्री हो, दूसरा आपको पाइवट टेबल से एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है और उस रिपोर्ट में भी डेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको टाइमलाइन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब टाइमलाइन पर क्लिक करा तो अलग से एक विंडो खुली और उसमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने की फैसिलिटी हमें मिल गई है। हमने यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब देखिए टाइमलाइन से हमें एक ऐसा स्लाइडर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या है, हम यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में चेंजेस होगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने रिपोर्ट तैयार करी है इसमें जो डेट की एंट्री है ना वो डे वाइज है, ना कि मंथ वाइज या ईयर वाइज। अगर मंथ वाइज होती तो मैं यहाँ पर मंथ ही रहने देता, लेकिन तो डे वाइज है 1 2 3 4 5। तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, मंथ्स की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, डेज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डेज करा तो यहाँ पर देखिए डेज के लिए डेट आ चुकी हैं। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि 3 तारीख के दिन कितने कॉल किए गए, जो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 तारीख का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये टेबल देखिए छोटी सी टेबल है, मैं यहाँ पर फिल्टर को हटाता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर जरा सा डाटा डाला हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे हम तो यहीं से देख के बता देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये इतने से एग्जांपल पे काम में लेने के लिए नहीं बना ये ऑप्शन बना है बहुत लार्ज डेटा पर, मतलब डाटा इतना लार्ज है कि आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है डेट वाइज। तो उस कंडीशन में आप इस टाइप के ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। अदरवाइज छोटी सी टेबल में तो हम खुद ही आंखों से देख कर बता देंगे कि भाई इतनी तारीख को इतने कॉल किए गए, लेकिन ये तो सिर्फ एग्जाम्पल मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने इतनी सी एंट्री करी इस टेबल के अंदर। लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते तो वहाँ पर आपको बहुत हैवी डाटा मिलता है, उस डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस टाइप के ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेज को सेलेक्ट करा। अब मुझे देखना है कि 6 तारीख के दिन कितने कॉल किए गए, तो मैंने यहाँ से 6 तारीख सेलेक्ट करी। तो देखिए सिर्फ 6 तारीख का रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। अगर आपके पास मंथली एंट्री होती डेट की, ईयरली डेट होती, आपको सेल रिपोर्ट वगैरह ईयरली रिपोर्ट चेक करना होता, ईयरली आपने कितना टर्नओवर किया कंपनी ने, ईयरली कितना लॉस हुआ, तो इस तरह का जो डेटाबेस होता है, इस तरह का जो डेटा होता है उसमें से आप फिल्टर बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर पाते हैं इस टाइप के ऑप्शन से। समझ में आ गया आपको। इस सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करके देखना डेट वाइज, तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप से फिल्टर कर पाएंगे। डेज की जगह फिर आप मंथ को भी यूज़ ले पाएंगे, फिर आप क्वार्टरली, ईयरली, ये सब भी यूज़ में ले पाएंगे। अभी मैं मंथ कर लूँगा तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जनवरी का डेटा शो होएगा। जैसे मैं फरवरी करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो एक ही मंथ की एंट्री करी हुई है। समझ में आ गई ना आपको बात। देखिए मैंने यहाँ पर फरवरी पे क्लिक करा तो कोई भी डाटा नहीं आया, तो इसलिए मैंने वहाँ पर डेज सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो सभी डेटा मेरे सामने आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज़ करते हुए आप एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई एक मेन टेबल है, यानी मेन कोई शीट है, उस शीट में आप काम कर रहे हैं और उस शीट से रिलेटेड एक और शीट है जिसमें उस शीट से रिलेटेड ही कोई डेटा है, तो आप दोनों शीट को आपस में लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक शीट को लिंक करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को यूज़ करके दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल रिपोर्ट बाय डेट, और उस टेक्स्ट को लिंक कर दूंगा मैं एक दूसरी शीट के साथ। और उस शीट में मान लो मैंने सेल की जो रिपोर्ट बनाई हुई है वो डेट वाइज बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए कहीं भी डेट वाला कॉलम नहीं है। मान लीजिए डेट मैंने अलग से किसी शीट के अंदर एंटर करके रखी हुई है, तो मैं चाहूँ तो यहीं से उस शीट पर डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ। तो हाइपर लिंक का यूज़ करके आप 2 या उससे ज़्यादा शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। कैसे? तो पहले तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा सेल रिपोर्ट बाय डेट। अब मैं इसे लिंक कर दूंगा। लिंक करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करिए, उसके बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ से आप उस शीट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको इसके साथ लिंक करना है, मतलब इस शीट के साथ। तो शीट का नाम क्या है? मेन शीट फॉर पाइवट टेबल। इसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ। एक नई शीट मान लीजिए आपने भी क्रिएट कर रखी है, मैंने क्रिएट कर रखी है, डेस्कटॉप पर सेव है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से सेल रिपोर्ट बाय डेट वाली शीट को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए एक लिंक क्रिएट हो गया है ब्लू कलर में। अब मैं जैसे ही देखिए माउस का पॉइंटर इस लिंक पर लेकर जा रहा हूँ तो ये बोल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट ओपन हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए एक नई शीट ओपन हुई है जिसमें लिखा है सेल रिपोर्ट बाय डेट। अब इसमें हालांकि ऐसा कोई एंट्री मैंने नहीं की हुई है। मान लीजिए आपके पास ऐसी शीट हो तो आप लिंक कर सकते हैं, मेरे को तो सिर्फ आपको सिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ से लिंक भी बना सकते हैं वापस उस शीट पे जाने का। ठीक है, जैसे हम उससे इस पर आए तो इससे उस पर भी जा सकते हैं। करना क्या है, आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, उस सीट का नाम लिखना है, यहाँ से हाइपर लिंक में जाना है और उस सीट को ढूंढ के जिस भी लोकेशन पे वो शीट सेव हो बस सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें, उससे वो शीट लिंक हो जाएगी। समझ में आ गया आपको हाइपर लिंक का क्या यूज़ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अलग से कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, कुछ टाइटल देना है, जैसे मैंने लिख दिया रिपोर्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स से आप ऐसे नया अलग से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टॉप में और बॉटम में अलग से कोई पेज नंबर, शीट का नाम, टाइटल, ये सब डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहाँ पर? टॉप में और बॉटम में। जब ये प्रिंट निकलेगा तब आपको पता लग जाएगा, पेपर पे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप हेडर एंड फूटर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हेडर एंड फूटर पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लगाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करा तो पेज नंबर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो आप चाहे शीट का नाम शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पिक्चर शो करा सकते हैं आप। ओके फ्रेंड, तो देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट बोल सकते हैं आप इसे। काफ़ी तरह की आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगी। अगर आप इसे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है तो आप जो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे ना उसी स्टाइल का आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाएगा। आप इसे एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, उसके बाद आप कंट्रोल के साथ दबाइए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको जो लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो। देखिए यहाँ पर डेमो भी उसी स्टाइल में दिखाई दे रहा है जिस स्टाइल को हमने सेलेक्ट करा था। ठीक है, डिलीट करना है, साइज़ बढ़ाना है, आप यहाँ से सब कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। सिग्नेचर एक्चुअल में क्या होता है कि आप शीट पर अपने सिग्नेचर लास्ट में दिखा सकते हैं। तो सिग्नेचर सेटअप के अंदर मैं गया, यानी मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक विंडो खुली। इस विंडो के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना नाम यहाँ पर जिसे लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर पोस्ट है, अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैनेजर लिख दिया और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। तो इसे मैं रहने देता हूँ फिलहाल और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में इसे आप सेट कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर, ये भी प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सिग्नेचर शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है इक्वेशन। इक्वेशन की अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर इसे लेकर आ सकते हैं और इसे एडिट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है तो इक्वेशन देखिए यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन आ चुकी है, इसे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स आती है, आपको नॉलेज है तो आप इस बात को समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए इंसर्ट मेन्यू के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें सिम्बॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो सिम्बॉल कीबोर्ड पर नहीं है, अगर आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो आप सिम्बॉल से लेकर आ सकते हैं। काफ़ी तरह के आपको सिंबल मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको कहीं कॉपीराइट दिखाना है, टीम दिखाना है या आर का ऐसा सिंबल दिखाना है
तो आप यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिंबल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉपीराइट का और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा ना, वहाँ पर ये देखिए सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब। अब हम चलते हैं पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। आप इसे पेज लेआउट टैब भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है पेज लेआउट, यानी यहाँ पर सब पेज से रिलेटेड ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो उस समय इन ऑप्शंस की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्जिन्स। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल मार्जिन पर होता है। उसके बाद देखिए नॉर्मल मार्जिन पर होता है। तो देखिए क्या होता है पहले वो समझिए। अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले देखिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आपको जगह दिखाई दे रही है ना, ये जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मार्जिन बदलना है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन्स के अंदर जाएंगे हम और यहाँ से अगर हम नैरो कर दें, देखो मैंने नैरो कर दिया। अब मैं वापस से फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, देखिए यहाँ पर जगह कितनी कम हो गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम जगह यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 3 मार्जिन मिलती हैं। देखिए मार्जिन्स के अंदर आपको एक तो वाइड मिल जाता है। इस पर क्लिक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रीव्यू, आप यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा स्पेसेस आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोने में देखिए बिल्कुल नीचे, यहाँ पर आपको शो मार्जिन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा आप इधर सरका सकते हैं, इधर से सरका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो ये आपकी जो टेबल है ये कट रही है, प्रिंट में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। कहाँ से, प्रिंट के अंदर, प्रीव्यू के अंदर जाकर, ठीक है। और यहाँ पर कोने पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट पर है। पोर्ट्रेट मतलब अगर आपका जो पेज है वो बिल्कुल सीधा है तो वो कहलाएगा पोर्ट्रेट। अभी देखिए सीधा मतलब ऐसे, और अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, प्रिंट में जाते हैं तो ये पेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए मैं छोटा करूँगा तब आपको अच्छा, बिल्कुल देखिए सीधा। अगर ये यूँ घुमा दूँ, मैं इस पेज को तिरछा कर दूँ, तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ से ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखना पेज घूम जाएगा। अब मैं अगर फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखो पेज कैसा हो चुका है, घूम चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो शीट है यानी आपका जो टेबल है वो प्रिंट में इधर से कम पड़ रही है, मतलब नीचे तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन इस तरफ ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपने पेज को घुमाकर प्रिंट निकाल सकते हैं। या पहले ही घुमा लीजिए डिज़ाइन करने से पहले। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत इस तरफ ज़्यादा है, इधर कम है, तो फिर आप ऐसे घुमाकर यानी यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाकर आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर कर ही डिज़ाइन करें। देखिए इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको देखिए यहाँ पर ये डैश 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 वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, यानी ये लाइन कह रही है कि अगर आप इसके बाहर काम करते हैं ना यहाँ पर, तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, यानी वो एक सिंगल पेज के अंदर नहीं आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइक्रो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ, देखिए प्रिंट निकालने के लिए पहले मैं फाइल में जाऊँगा और प्रिंट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें वो नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने जो A4 साइज का पेज होता है ना उसका क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया। उसका जो A4 साइज का क्राइटेरिया है ना वो हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी हम बाहर लिख चुके हैं। अगर मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पर रख दूँ तो ये प्रिंट में भी आएगा। चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए आ रहा है प्रिंट में, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब अगर आप काम करने से पहले ही पेज की सेटिंग कर लें, अपनी शीट की सेटिंग कर लें, तो फिर आपको प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमेशा यही हैबिट बनाइए कि आपको अगर प्रिंट निकालना है, अगर प्रिंट नहीं निकालना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट निकालना है आपको तो आप पहली शुरुआत में ऐसी सेटिंग्स करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में सेटिंग करके एक नए पेज पर अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना होगा। तो उससे बेटर है कि पहली शुरुआत में सब सेटिंग्स करके आप काम करें। तो ओरिएंटेशन में आप चूज़ करें कि आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, आप शुरुआत में ही चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साइज़ में जाकर आपको ये सेट करना है कि आपको जिस पेपर पर प्रिंट करना है उस पेपर की साइज़ क्या है।
तो जो प्रिंटर वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल पेपर होता है जिस पर आप अधिकतम प्रिंट करते हैं वो A4 साइज का होता है, तो यहाँ से हम A4 सेलेक्ट करेंगे। जो जेरोक्स वाला पेपर होता है ना नॉर्मल, मैं A3 की बात नहीं कर रहा, जेरोक्स मशीन तो क्या करती है बड़ा वाला पेपर भी प्रिंट कर सकती है A3 साइज़ का, लेकिन एक प्रिंटर की और जेरोक्स मशीन की अगर हम बात करें नॉर्मल प्रिंटिंग की तो वो A4 साइज का होता है। बाकी तो काफ़ी सारी साइज़ है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप A4 सेलेक्ट कर लें क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से कस्टम या लेटर हेड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी साइज़ मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, वो है हमारा प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया नाम से पता लग रहा है कि अगर हम बिना कुछ सेलेक्ट करें, अभी देखिए फाइल में जाता हूँ मैं, दोबारा प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो जो पूरी शीट थी ना उसमें जितना भी डेटा था ना वो एक पेज पर जितना आ सकता है उतना पूरा दिखा देगा। देखिए इस शीट पर ये पूरा डाटा एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये सभी प्रिंट होगा। अब मान लीजिए कि आपको केवल इस शुरुआत के 5 प्रोडक्ट तक ही प्रिंट करना हो, मान लो इसके नीचे के नहीं प्रिंट करना आपको, तो आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें, सेट प्रिंट एरिया। अब अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेडफोन तक ही मैंने सेलेक्ट करा था ना, तो देखिए हेडफोन तक ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब प्रिंट एरिया से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले कि आपको कितना डाटा प्रिंट करना है अपनी शीट में से, अपनी टेबल में से आपको जितना डेटा प्रिंट करना हो ना उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, फिर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा क्या करेगा वो उसी एरिया का प्रिंट करने लग जाएगा अगर आपको याद नहीं रहा तो। इसलिए यहाँ से जब आपका काम हो जाए तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करके क्लियर कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने इस पेज को, मतलब ये जो शीट है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अलग एक पेज ब्रेक बना सकते हैं। मैंने क्या करा, इस वाली शीट के अंदर यानी इस टेबल के अंदर ये बी वाली सेल सेलेक्ट कर ली, यानी जहाँ मैंने बी डेटा के रूप में एंटर किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं ब्रेक्स में गया और मैंने यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करा। अब मैं आपको फाइल में जाकर इसका प्रिंट चेक कराता हूँ ताकि आपको बात समझा पाऊँ। कि नोटिस करना बी से नीचे का डेटा, मतलब मैंने जो बी सेलेक्ट करा था ना सिर्फ उसके ऊपर ऊपर का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, उससे नीचे का डेटा शो नहीं कर रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट पेज बन गया है, मतलब एक अलग सेक्शन बन गया है। तो आप चाहें तो ऐसे पेज ब्रेक कर सकते हैं, यानी इतना पेज अलग है। यहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है, अगर आपको दिख रहा है वीडियो में तो यहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रही है ना, तो इस लाइन के ऊपर का डाटा प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं कहीं से भी, ये आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप यूज़ में लेकर देखना। तो मैं क्या करता हूँ, रिसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक करके रिसेट कर देता हूँ, सब कुछ रिसेट हो गया। ठीक है, इसके बाद नाम से पता लग रहा है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाले इस ऑप्शन से क्लिक करके आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड इमेजेस ला सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट टाइटल्स, तो यहाँ से भी आप प्रिंट वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे आप पेज को सेट कर सकते हैं। देखिए वही पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप पेज को फिट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेज की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे पेज से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखिए टॉप मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट कट रहा है, लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू में से बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, जहाँ मैंने आपको सिखा दिया है ना ऑलरेडी मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ से क्या पता नहीं लग पाएगा आपको, लेकिन वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, हेडर फुटर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू तो टिक ही रहेगा, लेकिन प्रिंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो पहले अगर हमने प्रिंट पर क्लिक नहीं किया हुआ, यानी प्रिंट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लो कि ये जो टेबल है इसकी बॉर्डर मैं पहले हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर लगाई हुई है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं देखिए अगर आपको इसका प्रीव्यू चेक कराऊँ तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू चेक करिए, ओनली डेटा शो हो रहा है। देखिए अगर आप चाहते हैं, आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते और आप चाहते हैं जो एक्सेल में ये आपको डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स मिली हैं, ये देखिए सेल के अंदर आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, यही शो हो जाए, आप खुद से बॉर्डर नहीं लगाना चाहते। अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से लगा सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट है ना जैसा यहाँ दिख रहा है ना वैसा कि वैसा ही वहाँ दिखाई दे, तो उसके लिए आप पेज लेआउट में जाएँ और यहाँ पर ये ग्रिड लाइन से नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट, इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए अब आप प्रीव्यू देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको बॉर्डर भी दिखाई देने लग गई। तो इसका मतलब कि यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना प्रिंट वाला,
तो ये जो आपको डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स मिलती ना एक्सेल की तरफ से, ये भी वहाँ दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इन्हें। और वैसे आप चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं, और फिर बॉर्डर लगाएंगे तो वो तो प्रिंट होगी, फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखिए, जब आप इस टेबल का प्रीव्यू देख रहे थे उस समय अगर आपको प्रिंट में ये भी चाहिए, क्या ये जो ऊपर आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं ABCD, ये भी चाहिए, इधर से 1 2 3 4 आपको रो की काउंटिंग दिखाई दे रही है, तो अभी ये प्रिंट में नहीं आ रहे। देखिए मैं फाइल में जाकर आपको दिखाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा, ABCD ऐसे नहीं आ रहा, इधर रो की काउंटिंग नहीं आ रही। तो अगर आपको इन्हें भी शो करना है तो उसके लिए आपको हेडिंग्स के अंदर जाना और यहाँ पर देखिए प्रिंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इस प्रिंट को सेलेक्ट कर लेना। अब अगर आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए प्रिंट में जाकर देखिए प्रीव्यू AB कॉलम के अंदर जो आपको A और B C ऐसे दिखाई देता है वो भी यहाँ शो हो रहा है, और यहाँ पर देखिए रो की काउंटिंग भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन से इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, आप यहाँ से हटा लेना, नहीं दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। तो इसके लिए हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इंसर्ट में जाकर कोई भी 2 इमेजेस ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ ताकि मैं बस आपको ये ऑप्शन सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक शेप बना ली, इस शेप को कलर फिल कर देता हूँ मैं ब्लैक, और एक शेप इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको ये ऑप्शन सिखा पाऊँगा कौन से, पेज लेआउट के अंदर। ये देखिए नाम से पता लग रहा है, पहले ये वाला देखते हैं सेंड बैकवर्ड। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे अगर इसके पीछे भेजना है सेंड बैकवर्ड में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए सेंड बैकवर्ड या सेंड बैक, सेंड टू बैक, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये वाले पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसके पीछे चला गया। तो फ्रेंड्स आप इन ऑप्शन से कुछ शेप को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे रखना चाहें पीछे रखना चाहें, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पर एक सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं ना साइड में एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आपने इसमें बना रखे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करा तो रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल 1 पे क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट हो गया। कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। अलाइन के अंदर आपको इन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे सेंटर में रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको इन्हें कहाँ सेट करना है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इन्हें ट्राई करके देखना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप का। अभी देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहीं रह जाता है। मान लीजिए इन दोनों को साथ में मुझे मूव करना है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कंट्रोल बटन दबाकर मैं पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर दूँगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट में बदल चुके हैं। अब मैं दोनों में से किसी को भी मूव करूँगा, दोनों ही मूव होंगे। अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, तो यहाँ से मैंने ग्रुप में गया और अनग्रुप कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोटेशन का। तो यहाँ पर देखिए रोटेट में आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से कहीं भी मूव कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें, ठीक है। तो रोटेशन आप चेक कर लेना। किसी इमेज को लेकर देखना तो आपको रोटेशन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कोई इमेज इंसर्ट कर लेना, फिर आप रोटेशन से उसे मूव करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा पेज लेआउट मेन्यू या पेज लेआउट टैब। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं फॉर्मूलाज मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूलाज मेन्यू को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलेज आ गए हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी सारे कामों को करने के लिए बना है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज हैं। अब जैसा कि वीडियो में बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको सभी फॉर्मूले नहीं बता सकता, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर मैं आपको सभी फॉर्मूले बताऊँगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसे एडिट और अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं फॉर्मूला मेन्यू पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगर फॉर्मूलाज मेन्यू के अंदर यहाँ पर इन सभी मेन्यूज़ को देखें तो जो फॉर्मूले लगाना आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उन्हें आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊँगा कि फॉर्मूला हमेशा टाइप करना चाहिए, उससे हमें याद होता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से लगाएंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा और आप खुद टाइप करेंगे तो भी वो आगे से आगे आपको हिंट दे देगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, थोड़ा सा आपको टाइप करना होगा। तो चलिए जो फर्स्ट फॉर्मूला इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उसका यूज़ देखिए। उसका यूज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल के अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ डाटा को एंटर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टेबल है, सेल्स रिपोर्ट है ये एक्चुअल में, यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट है और यहाँ पर सेल्स अमाउंट है और यहाँ पर डेट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया हुआ है और वो है सम का।
यानी ये जितना भी सेल्स अमाउंट है इनका मैंने टोटल करा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और सम का फॉर्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो देखिए सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, इक्वल सम।